ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र प्रस्तुत करता है ध्वनि व्याख्यान श्रृंखला विज्ञान और संस्कृति। दोस्तों, इस श्रृंखला के पिछले 2 भागों में आपने विज्ञान और संस्कृति के तात्विक स्वरूप और विज्ञान और संस्कृति के प्राचीन युग के बारे में व्याख्यान सुना। आइए विज्ञान और संस्कृति श्रृंखला की अंतिम कड़ी में सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान और संस्कृति का आधुनिक युग। दोस्तों, इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है सुविख्यात विद्वान और कला मर्मज्ञ प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे को। आचार्य गोविंद चंद्र पांडे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात विद्वान हैं। वे न केवल एक इतिहासकार हैं, वरन एक महान दार्शनिक, संस्कृतज्ञ और भारतीय विद्याविद भी हैं। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति पद को भी सुशोभित किया है। इसके अलावा आपने भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान शिमला के अध्यक्ष, इलाहाबाद संग्रहालय संस्था के अध्यक्ष और केंद्रीय तिब्बतीय उच्च शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष पदों को भी सुशोभित किया है। विभिन्न विषय क्षेत्रों में प्रोफेसर पांडे ने साहित्यिक और विद्वतापूर्ण 100 से अधिक शोध पत्र और 40 पुस्तकें लिखकर साहित्य जगत में अपना योगदान दिया है। आपको संस्कृत साहित्य के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान, विभिन्न विषय क्षेत्रों में प्रोफेसर पांडे ने साहित्यिक और विद्वतापूर्ण 100 से अधिक शोध पत्र और 40 पुस्तकें लिखकर साहित्य जगत में अपना योगदान दिया है। आपको संस्कृत साहित्य के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से भी अलंकृत किया जा चुका है। इसके अलावा आपको प्रतिष्ठित शंकर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए सुनते हैं विज्ञान और संस्कृति श्रृंखला की अंतिम कड़ी विज्ञान और संस्कृति का आधुनिक युग। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण और निर्देशन किया है अमर बहादुर यादव ने। विज्ञान और संस्कृति को इस व्याख्यान में हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे। विज्ञान की जो धारा पश्चिम में यूनान ने प्रवर्तित की थी और जो कि 500 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक लगभग 700 वर्षों तक बहुत प्रबल रूप से बढ़ती रही, पहले यूनान में, पीछे अलेक्जेंड्रिया में, वह धारा पश्चिम में उसके बाद प्रायः 1200 वर्षों तक विच्छिन्न हो गई। मध्यकाल में तर्क के स्थान पर विश्वास और श्रद्धा को रख दिया गया। ये माना गया कि ज्ञान का वास्तविक स्रोत धर्म ग्रंथ हैं। धर्म ग्रंथ अदृश्य
तत्वों के बारे में अवश्य प्रमाण हो सकते हैं, किंतु धर्म ग्रंथों को दृष्ट जगत के बारे में प्रमाण मानना यह एक अतिवाद था। किंतु इस अतिवाद ने पश्चिम में विज्ञान के प्रगति को बाधित किया। ये बात दूसरी है कि यूनानी विज्ञान, जैसे मैंने कहा था, कि अरब सभ्यता में स्वीकृत होकर वहाँ विकसित होता रहा और पीछे वहाँ से ही अरस्तु का ज्ञान भी पश्चिमी यूरोप में पहुँचा और उसके साथ ही और विज्ञान का भी। 15वीं शताब्दी से आधुनिक विज्ञान का विकास प्रारंभ माना जाता है। इस आधुनिक विज्ञान के विकास की गति निरंतर बढ़ती चली जा रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक पुस्तक छपी थी यूनेस्को की तरफ से, लर्निंग टू बी। उसमें ये कहा गया कि हर 10 वर्षों में विज्ञान दुगना हो जाता है और अब भी माना जाता है कि और भी जल्दी वो दुगना होता चला जा रहा है। यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति की गति भी निरंतर बढ़ती चली जाती है। इस आधुनिक विज्ञान की क्या विशेषता है, यह समझने की ज़रूरत है, जिस कारण और सभी सभ्यताओं से ये भिन्न है। अन्य सभ्यताओं में विज्ञान का विकास हुआ, किंतु वह विकास निरंतर बढ़ता नहीं गया। वह विकास एक सीमा पर जाकर फिर अवरुद्ध हो गया। लेकिन ऐसा लगता है कि आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब और अधिक गति पकड़ता हुआ भविष्य में कहाँ पहुँचेगा इसका अंदाज नहीं है। तो ये जो निरंतर गतिशीलता है और उसकी जो शक्ति है, जिसके सहारे मनुष्य चंद्रमा तक जा सकता है, ग्रह नक्षत्रों तक पहुँच सकता है, जिसमें सूक्ष्माति सूक्ष्म और बृहद से बृहद तत्वों का प्रत्यक्ष और प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता है, कि इस विज्ञान का विकास कैसे हुआ, किन विशेषताओं से युक्त है, क्या इसकी पद्धति है, इसके ऊपर एक दृष्टिपात करना आवश्यक है। पहले तो जो यूनानी विज्ञान था उसमें विज्ञान की पद्धति मात्र तार्किक मानी गई, तार्किक निगमनात्मक, यानी स्वतः सिद्ध सिद्धांतों से आरंभ करके मानव तर्क बुद्धि सारे ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। आधुनिक लेकिन इस प्रकार के ज्ञान को व्यावहारिक जगत से जोड़ना कठिन होता है। तो होता ये रहा कि एक ओर तो ये सैद्धांतिक ज्ञान का विकास हुआ, दूसरी ओर इससे बिल्कुल अछूते ढंग से व्यवहार में प्रविधि का विकास होता रहा। तरह तरह के नई सुविधाओं का जन्म हुआ, तरह तरह के उपकरणों का, और दोनों बहुत समय तक परस्पर असंबद्ध थे। आधुनिक यूरोप में तार्किक पद्धति के साथ ही प्रत्यक्ष मूलक पद्धति, एम्पिरिकल मेथड का भी स्वीकार हुआ विज्ञान में। यदि डेकार्त और उसके अनुयायियों ने फ्रांस और जर्मनी में तार्किक पद्धति को विशेष महत्व दिया, इंग्लैंड में बेकन से लेके एम्पिरिकल मेथड को प्राधान्य दिया गया, और 17वीं 18वीं सदियों में यह बात सर्वस्वीकृत हो गई कि विज्ञान की प्रगति के लिए प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष पर आधारित प्रयोगों का अत्यंत महत्व है। तो प्रत्यक्ष को जोड़ना तर्क के साथ और प्रत्यक्ष का समर्थन अनेक उपायों से, जिनमें कि एक उपकरण है दूरबीन या माइक्रोस्कोप, इस तरह के यंत्रों का प्रयोग जिनसे कि मनुष्य और दूर तक देख सकता है और पास की चीज़ देख सकता है, सूक्ष्म को देख सकता है, बृहद को देख सकता है। पहले इनका अनुमान कर सकता था, देख नहीं सकता था। आधुनिक विज्ञान को एक नई सहायता प्राप्त हुई प्रत्यक्ष के उपयोग में, नए नए उपकरणों का आविष्कार और उनका प्रयोग। दूसरे, उसने प्रयोगात्मक पद्धति को अपनाया जो कि पहले कभी नहीं अपनाई गई थी। तो प्रयोगात्मक पद्धति का स्वीकार और नए नए उपकरणों का प्रयोग, इन दोनों बातों से प्रत्यक्ष की शक्ति बहुत बढ़ गई, और ये प्रत्यक्ष मूलकता आधुनिक विज्ञान की एक बड़ी विशेषता है। दूसरी ओर जो तर्क का उपयोग है, उसमें अनेक प्रकार से समर्थन और परिवर्धन आधुनिक विज्ञान में हुआ है। पहले तो तर्कशास्त्र ही बदल गया। जो पुराना तर्कशास्त्र अरस्तु का, क्रमशः उसके स्थान पर एक नया प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र का आविष्कार हुआ है।
जिसका कि कुछ प्रारंभ लाइबनिट्ज ने किया था, बाद में द मॉर्गन ने और फिर फ्रेगे, रसल आदि ने। ये नया तर्कशास्त्र विशेष रूप से गणित के साथ जुड़ा हुआ है। गणित का विकास अभूतपूर्व रूप से हुआ और गणित ही वास्तव में विज्ञान की भाषा भी है और उसका तर्कशास्त्र भी है। एक उदाहरण से ये बात स्पष्ट होगी, जैसे यूक्लिड के एलिमेंट्स 19वीं शताब्दी तक ज्योमेट्री के लिए प्रामाणिक माने जाते थे, लेकिन ये संदेह रहता था कि क्या यही एकमात्र ज्योमेट्री संभव है। उसमें जो एक पोस्टुलेट है, पैरेलल पोस्टुलेट कहते हैं कि एक समतल में एक बिंदु से एक रेखा के लिए एक ही समानांतर रेखा हो सकती है। यह बात न तो स्वयं सिद्ध है और न ये प्रमेय के रूप में सिद्ध की जा सकती है, और तमाम यूक्लिड के जो उपपत्तियाँ हैं वे इस पर आधारित हैं। एक इस पर, एक वो कॉन्ग्रुएंस के सिद्धांत पर, दोनों ही लगता है प्रत्यक्ष मूलक हैं, लेकिन उनको स्थान दिया गया है विशुद्ध तार्किक। 19वीं शताब्दी में अनेक ज्यामितिकारों ने इस पोस्टुलेट को छोड़कर बिल्कुल दूसरे प्रकार की ज्यामितियों का आविष्कार किया। गाउस ने, हालांकि उसने अपने निष्कर्षों को अधिक प्रचारित नहीं किया, रीमान ने, लवोचस्की ने, बोलानी ने, तो इन लोगों की नई नई ज्योमेट्री ने सिद्ध किया कि वास्तव में यूक्लिड की ज्योमेट्री सामान्य व्यवहार के समतल देश की ज्योमेट्री है, यानी समतल स्पेस की ज्योमेट्री है। वो सब प्रकार के स्पेसेस की नहीं है। यदि स्पेस कर्व्ड हो, कॉन्वेक्स हो, कनकेव हो, तो उस तरह की स्पेस की ज्योमेट्री अलग प्रकार की होती है, और इन ज्योमेट्रीज का प्रयोग रिलेटिविटी की थियरी में बाद में हुआ। ऐसे ही डेकार्ट ने ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आविष्कार किया, जिससे कि ज्योमेट्री जनरलाइज हो जाती है और अलजेब्रा के साथ मिल जाती है। प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री का आविष्कार हुआ, जो एक अलग स्वायत्त सिद्धांत की तरह से है। कैलकुलस के रूप में न्यूटन ने और लाइबनिट्ज ने एक नए प्रकार की गणित का ईजाद किया, जिसमें कि अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों के आकलन और एक संगत परिमाण के विभाजन, दोनों के सिद्धांत आ जाते हैं। तो इस चलन कलन नाम के गणित के विकास से गणनाओं में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। 19वीं शताब्दी में कैलकुलस के ही फाउंडेशंस के ऊपर बहुत कार्य हुआ, और कैंटर ने इन्फिनिटी का क्या अर्थ गणित में हो सकता है, इस पर बहुत विचार करके ट्रांसफाइनाइट नंबर्स का आविष्कार किया। ऐसे अलजेब्रा में नए नए आयाम पैदा हुए, जैसे ग्रुप अलजेब्रा है, ग्रुप थियरी है, और इस तरह से मैट्रिसेस हैं, टेंसर्स हैं। तो सभी दिशाओं में, चाहे ज्यामिति हो, चाहे बीजगणित हो, चाहे जो नई चीज़ है फंक्शनल एनालिसिस, इन सब दिशाओं में जो गणित का विकास हुआ, तो उससे भौतिकी को बड़ी सहायता मिली। मानी कि जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध तथ्य थे, उनके आकलन के लिए उनके लिए एक नई गणित समृद्ध रूप में प्रस्तुत हो सकी। लेकिन अब पीछे बाद में तो इस गणित के उपयोग के लिए संगणकों का आविष्कार हुआ। तो संगणकों के द्वारा, कंप्यूटर्स के द्वारा अब तमाम गणना की जाती है, जिससे कि वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व सहायता मिलती है। आप ये सोचिए कि एक ज़माना था जबकि तारों के बारे में पता लगाने के लिए बेबीलोन के पुरोहितों को मंदिरों की छतों पर सदियों तक बैठना पड़ता था, देखना पड़ता था कौन तारा कब उदय हुआ। अब टेलीस्कोप से, रेडियो टेलीस्कोप से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, कैमरा से रिकॉर्ड होती हैं, कंप्यूटर से एनालाइज होती हैं, तो इसकी जो शक्ति और महत्ता है, इसकी कोई तुलना नहीं है पुरानी ज्योतिष के सिद्धांतों से और तथ्यों से। अब अत्यंत सूक्ष्म तत्वों का अत्यंत जटिल रूप से गणितीय व्याख्यान संभव है। इसी का कारण है कि ऐसे नए सिद्धांत, जो रिलेटिविटी है और क्वांटम फिजिक्स है, इनका विकास हुआ। इस नए विज्ञान ने विश्व का निरूपण किस प्रकार से किया है, यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि दर्शन के साथ जुड़ जाता है। प्रसिद्ध नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर बॉम का कहना है कि प्रत्येक युग में विश्व को समझने के लिए एक
नए प्रकार के ऑर्डर और एलिमेंट्स की कल्पना होती है कि वास्तविकता क्या है और ब्रह्मांड में कैसे जुड़ी हुई है। और यह सिद्धांत, जिसको उस युग की ब्रह्मांड दृष्टि कह सकते हैं, यह ब्रह्मांड दृष्टि या विश्व दृष्टि उसके सारे जीवन को प्रभावित करती है। उस युग की चेतना उसमें प्रतिफलित होती है और उस चेतना में प्रतिबिंबित सिद्धांत मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, भौतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से और नैतिक रूप से। इस प्रकार प्रत्येक विज्ञान के युग में यह बात देखनी चाहिए कि उसके अलग अलग विकासों और सिद्धांतों के पीछे कोई एक बड़ा मूलभूत सिद्धांत या मान्यता है जिसकी परिधि के अंदर उसका सारे कार्य होता है। उनका कहना है सही है कि आधुनिक विज्ञान की दृष्टि पहले सर्वथा मैकेनिकल एटमिस्टिक थी। प्रारंभ में ही आधुनिक विज्ञान ने आस्था या श्रद्धा या अदृष्ट के तत्वों का निराकरण कर दिया था। इनको निराकृत करने के बाद सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर उसने विश्व रचना को समझने का प्रयास किया। और ये विश्व रचना निर्जीव पदार्थों की रचना है, ऐसी उसकी मान्यता थी। निर्जीव पदार्थ कार्य कारण भाव में जुड़े हुए हैं। तो 19वीं शताब्दी के एक बड़े वैज्ञानिक थे लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने कहा कि सारी दुनिया एक मशीन है, ब्रह्मांड एक यंत्र है, मशीन है, और वैसे ही उसको देखना चाहिए। ऐसा लगता था कि ये दृष्टि ही आधुनिक विज्ञान की सबके द्वारा स्वीकृत हो जाएगी। किंतु 19वीं शताब्दी के अंत में, 20वीं शताब्दी के आरंभ में इस दृष्टि में दो बड़े भारी व्याघात पहुँचे। एक तो आइंस्टाइन की सापेक्षता के सिद्धांत से और एक क्वांटम थ्योरी से। रिलेटिविटी की थ्योरी से ये हुआ कि स्पेस, टाइम, मैटर, ये तीनों जो अलग अलग थे, ये एक मिलके इन तीनों का एकीकरण से हुआ। मतलब सारा विश्व एक ही तत्व का फैलाव है जिसके अंदर अलग अलग केंद्र से हैं जो कि बदल भी सकते हैं। दूसरी ओर ठीक इसकी उल्टी धारणा क्वांटम थ्योरी से पैदा हुई, जिससे ऐसा लगता है कि सारे विश्व में जो मूल तत्व है वो बिल्कुल अलग अलग क्वांटाज में विभक्त है, जिसमें कि अविच्छिन्नता नहीं है बल्कि विच्छिन्न स्फुरण है। पहले ये कल्पना की गई थी एटम के बारे में कि एटम में चारों तरफ न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अलग अलग चक्करों में। लेकिन क्वांटम थ्योरी से स्पष्ट हो गया कि एक चक्कर दूसरे चक्कर में जाने का कोई रास्ता नहीं है, और इलेक्ट्रॉन को भी एक वेव के रूप में भी देखा जा सकता है जिसका कि कोई स्थिर लोकेशन भी नहीं कहा जा सकता, उसका प्रोबेबिलिस्टिक लोकेशन होता है। तो इस तरह से क्वांटम थ्योरी और रिलेटिविटी, इन दोनों के आ जाने से जो पुरानी दृष्टि मैकेनिस्टिक थी आधुनिक विज्ञान की, उसमें एक बड़ा व्याघात पड़ता है। किस तरह से इसका समाधान होगा अभी ये कहा नहीं जा सकता है। बहुत प्रयत्न हुए हैं, गणितीय दृष्टि से तो ज़रूर इन प्रयत्नों में सफलता का बहुत अंश है, लेकिन उसका क्या दार्शनिक अर्थ है ये कोई बता नहीं सकता है। आइंस्टाइन हमेशा ही इस बात से सहमत नहीं थे कि क्वांटम थियरी के जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो विश्व की वास्तविकता को प्रदर्शित कर सकती है। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस, यानी खाली चांस को या संयोग को विश्व की मूलभूत घटना बताना, ये उनकी बुद्धि को ग्राही नहीं था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया था जिससे शायद इस पर प्रकाश पड़े, लेकिन वास्तव में एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो उसका फल उल्टा ही हुआ। जॉन बेल के एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हुआ कि लोकेशन का सिद्धांत, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्थान पर है, ये सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे भौतिकी का परिदृश्य है, ऐसे ही आधुनिक विज्ञान में प्राणी विज्ञान का परिदृश्य है। प्राणी विज्ञान पूरी तरह से मैकेनिस्टिक नहीं, रिडक्शनिस्ट है, यानी वो जीव को, प्राण को, चैतन्य को भौतिक इकाइयों में ही बांट के उनका परिणाम ही मानता है। और कैसे अत्यंत सूक्ष्म या बारीक मॉलिक्यूल्स जो डीएनए कहलाते हैं, उनसे इतने जटिल प्राणी पैदा होते हैं जिनकी इतनी अभूतपूर्व शक्तियाँ हैं जैसे मनुष्य की, इसका स्पष्टीकरण वे लोग विकासवाद के सिद्धांत से करते हैं कि करोड़ों वर्षों के विकास से ये होता है कि
संयोग से परिवर्तन होता है जेनेटिक, और जिसे म्यूटेशन कहते हैं। और इस परिवर्तन में जीवन संघर्ष में जो परिवर्तन उपयोगी होता है तो वो जाति नई जाति बनी रह जाती है, कई नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से क्रमशः उपयोगी परिवर्तनों के द्वारा जातियों का विकास हुआ है, जो मनुष्य में अपनी चरमता को प्राप्त होता है। ये सिद्धांत ठीक है इस अर्थ में कि इसकी संभाव्यता होते हुए भी इसको साक्षात रूप प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसका सब जितना भी उत्पादन है वो इनडायरेक्ट होता है, और इसके पीछे एक धारणा है जो कि जैसे भौतिकी में धारणा है कि विश्व एक अलग अलग पदार्थों का यंत्र समूह है, जिसके पीछे धारणा है कि सारा प्राणी व्यापार जैसे तैसे भौतिक और रासायनिक अणुओं का ही व्यापार है। किंतु प्राणी व्यापार की विशेषता प्रयोजनवत्ता होती है। प्रयोजन को कैसे समझा जा सकता है मॉलिक्यूल्स के मैकेनिकल बिहेवियर में, यह बात समझना कठिन है। इसको सिर्फ एक भौतिकवादी आग्रह ही माना जा सकता है। इसी आग्रह के कारण जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान भी भौतिकवादी बन गया है। स्वामी रामतीर्थ का कहना था कि सबसे पहला विज्ञान खगोल विज्ञान है, सबसे अंतिम विज्ञान मनोविज्ञान होगा। किंतु मनोविज्ञान ने प्रारंभ होते ही मन को छोड़ दिया और अपने को शरीर विज्ञान ही मान लिया है। चैतन्य के लिए जो नई न्यूरो साइंस का इस समय विकास हो रहा है, उसमें भी प्रयास यही है कि चैतन्य के निर्णायक भौतिक रासायनिक तत्वों का पता लगाया जाए, जिससे कि जो बीमारियां पैदा होती हैं मनुष्य के मन में, उनको दूर किया जा सके। किंतु कैसे स्वस्थ मनुष्य की चेतना को सहायता दी जा सके, ये उसमें नहीं आता। वास्तव में चेतना सिर्फ प्राणीगत संवेदन नहीं है। चेतना का अर्थ इतना ही नहीं है कि एक जीव अपने पर्यावरण से या अन्य जीवों से संघर्ष करता है। चेतना की प्रयोजनवत्ता बहुत दूर तक जाती है। उसमें सामाजिकता जुड़ती है, सांस्कृतिक अर्थ जुड़ते हैं, मनुष्य चेतना की अपनी खोज जुड़ती है। क्योंकि चेतना के तीनों पक्ष हैं। चेतना एक तरफ साक्षी के रूप में होती है, दूसरी ओर ज्ञान के रूप में विश्व का निरूपण करती है, तीसरी ओर चेतना साधक होती है। अपने से बड़े लक्ष्यों को वो अपने समाहित करना चाहती है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आधुनिक विज्ञान और संस्कृति के विकास में यद्यपि विज्ञान ने अभूतपूर्व उन्नति की है, लेकिन उन्नति के साथ भौतिकवादी आग्रह जुड़ा हुआ है, एक यांत्रिकता का आग्रह जुड़ा हुआ है। इस तरह के आग्रह से भले ही जड़ प्रकृति को समझने में, उसको मैनिपुलेट करने में अभूतपूर्व सहायता मिलती हो, उससे मनुष्य के सुधार में सहायता नहीं मिलती। मानव मन, मानव चेतना कैसे अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, क्या उनका लक्ष्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कैसे सौहार्द कायम हो सकता है, इन सब प्रश्नों पर कोई सहायता नहीं मिलती। क्योंकि इन सब प्रश्नों के उत्तर ऐसी नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के बोध में है। इन मूल्यों तक चेतना पहुंच सकती है अपनी स्वायत्तता में, किंतु ये चेतना को हम यांत्रिकता में या भौतिकता में रिड्यूस करना चाहेंगे, तब फिर विज्ञान अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करेगा और मानवीय संस्कृति के लिए वो सहायता होने के स्थान पर अब संस्कृति का जन्मदाता होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि व्याख्यान श्रृंखला विज्ञान और संस्कृति। आपने अभी इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी विज्ञान और संस्कृति का आधुनिक युग सुना। इसे प्रस्तुत कर रहे थे प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे। निवेदिका थी मयूखिनी पांडे। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन और निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय
के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।